चलिए, तो सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में जैसे दो रहेंगे, एक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कोई टेबल कह देगा, टेबल में रस्सी बांध के उसको ऐसे घुमा रहे हैं हम, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो इस तरह घूमेगा ऐसे। मतलब रस्सी पकड़ा अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, अगर इस तरीके से घुमा रहे हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। इस पर ध्यान रखें। अगर कहीं पर भी उसने लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, तो समझ लो वो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट आएगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक, तो ये रहेगा। अब मेनली पहले उस पर तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले कुछ शुरुआती जो रहता है ना, एक शुरुआती मटेरियल रहेगा, पहले उसे इकट्ठा कर लेते हैं, तब समझते हैं ना कि ये क्या रहता है। अब इसमें पढ़ रहे हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेट करेगी बॉडी। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे सीधे चलता था। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाता था, स्ट्रेट लाइन में जाता था, वहाँ हम पढ़ते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ लीनियर नहीं बोला जाता था, केवल डिस्प्लेसमेंट कह दिया था, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर करने होता ही नहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट आता था। यहाँ पर ऐसे घूमेगा तो एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर होती थी वेलोसिटी, मतलब सीधी रेखा में चलता तो लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर एंगल में घूमेगा तो उसे बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ऐसे सीधे जाता था, तो यहाँ पर ऐसे एंगल बनाएगा तो उसे बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हमारे जो लीनियर पैरामीटर थे उनमें हम इनका रिलेशन देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या संबंध रहता है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन रहेगा, इनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे जा करके जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है या सेंटीपिटल फोर्स है, इनके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक। तो पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या रहेगा समझेंगे। जैसे मतलब कोई भी पार्टिकल है, अगर रोटेट करेगा, ये इसका सेंटर है, ये मतलब ए पॉइंट पर है, अब ये घूम करके बी पॉइंट पर पहुंचा, तो ये एंगल कितना होना है, थीटा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, उसे बोला जाता है 2 पाई रेडियन। जो थीटा की यूनिट आएगी वो हम रेडियन में रखेंगे, ठीक। अब बात क्या है, इतनी मतलब इतनी छोटी सी बात को इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या है, बात इसकी आती है। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग ये पढ़े थे भाई, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। अगर जहाँ से चले थे वहीं पर हम आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, 0। समस्या यहाँ पर यही है। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ये पूरा चक्कर लगा लेगा तो जब यहीं पर आ जाएगा तो हमने बोल दिया इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेकिन जैसा इसका नाम है उसके हिसाब से सोचें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है तो भाई कुछ ना कुछ फिर उसका हल निकलेगा। तो हल यही निकलता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर स्मॉल होती है तब वो वेक्टर क्वांटिटी रहती है। स्मॉल मतलब अगर 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी रहती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है जैसा रहेगा सबको हम जोड़ते जाएंगे। अब पूरा घूम जाएगा तो 360 तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो पहली बात यह है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया अगर स्मॉल है तो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, लार्ज है तो वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ठीक। दूसरी बात यह है कि मान लो यही हम रखें, मगर यहाँ सेंटर से देख रहे हैं, अब मान लीजिए हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से देखें, पहले देखो इस पॉइंट को देख रहे थे, फिर हम इस पॉइंट को देख रहे हैं जा करके, ठीक। अब ये बताओ ये O है, इसको मतलब C मान लेते हैं। अब इस देख के आप ये बताइए एंगल कहाँ का ज़्यादा होना चाहिए, C का ज़्यादा होना चाहिए या O का ज़्यादा होना चाहिए, O का ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर कभी कन्फ्यूजन भी हो तो मैं से समझ लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर उसके बिल्कुल पास से देखोगे तो आपका जो हेड रहेगा या आंखें रहेगी थोड़ा ऊपर की तरफ रहेंगी। जैसे मान लो जो आगे बैठते हैं, अब बोर्ड में देखना है तो सीधे ऊपर की तरफ देखेंगे, और जो पीछे बैठे हैं उनकी आंखें क्या लगभग सीधी रहेंगी जा करके। तो ये रहता है ना, जैसे अगर पास में होंगे तो एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा जा करके। तो वही कंडीशन है। तो मतलब क्या कहना है, शुरुआत में जब हम मोशन पढ़ रहे थे वहाँ बोला गया था कि मोशन क्या है, एक रहता है कि कंपेरेटिव टर्म है। कंपेरेटिव मतलब किसी दूसरे से हम पर्सपेक्ट में देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर रखे हैं
तब की जो वैल्यू आ रही है, अगर इसकी सरकमफ्रेंस देख रहे हैं तब की वैल्यू आ रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे, तो जैसे वहाँ हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते थे तो वेलोसिटी क्या होती थी, बदल जाती थी। जैसे हमने कहा भाई बस से जा रहे हैं, अगर बस में जितने पैसेंजर बैठे हैं सब आपस में रेस्ट में है, लेकिन वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो सबकी वेलोसिटी मिलेगी जा करके। तो वही हमारे जैसे ट्रेन में जा रहे हैं या बस में ही है, किसी से हम बात करें, मान लें खड़े होकर के अपनी सीट से खड़े होकर के हम दरवाजे तक आ गए, तो जो पैसेंजर जो हमारे बगल में बैठा था वहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा, 1-2 मीटर 3 मीटर जो भी आएगा। लेकिन वही अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमारी वैल्यू वो ज़्यादा आएगी, मतलब अलग अलग आएगी। कहने का मतलब ये है, तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल देंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वहाँ ही बदलती थी, यहाँ ही बदलेगी, कुछ नई बात तो है नहीं। वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो लिखेंगे इसमें तो ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे इफ़ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल then it is a vector quantity, and for large angle it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। ठीक, पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 पाई। यूनिट और लिख लेना, यूनिट इज रेडियन। यूनिट इज रेडियन। नेक्स्ट, फॉर 1 रोटेशन जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 2 पाई रहेगी, 2 पाई रेडियन। सेकेंड, फॉर n नंबर ऑफ रोटेशन, देखो एक रोटेशन में 2 पाई आ रहा है, अगर n नंबर ऑफ रोटेशन है तो क्या हो जाएगा भाई, जितने नंबर ऑफ रोटेशन हो उतने से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। भाई उसने 2 रोटेशन कहा तो 2 इंटू 2 पाई, 3 रोटेशन कहा तो 3 इंटू पाई, भाई जितना जाता जाएगा उतनी क्या होगा, जुड़ता जाएगा, तो आएगा 2 पाई n। अब इसको मान लो थीटा नॉट कर देते हैं, इसे हम थीटा कर देते हैं। तो यहाँ देखो, अगर ओ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो थीटा नॉट आ रहा है, और सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो थीटा आ रहा है। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जो थीटा नॉट आएगा वो 2 थीटा के बराबर रहता है। ऐसे बना लेंगे और लिख लेंगे थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 थीटा। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो पेरीफेरी का डबल रहता है। जो मैथमेटिकल में उसमें रूल रहता है, एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज 2 टाइम दैट फॉर्म एट द पेरीफेरी। अब एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे
पहला टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू आएगा 1/t। 1/t मतलब ये हो गया पर सेकेंड। पर सेकेंड को या ऐसी बोला जाता है हर्ट्ज, HZ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोला जाता है इसको, डब्ल्यू लिखा है लेकिन इसको बोला क्या जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, जैसे वहाँ हम पढ़ते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम लोग वहाँ पर दो पढ़े थे, एक होती थी एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट है तो थीटा का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, कांस्टेंट आता था, तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे उसको। वही सब कुछ यहाँ पर भी रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। वैसे ये इंडिया में रह रहा है तो कुछ अलग नाम है, और यूरोप या अलग कंट्री में रह रहे हैं तो अलग नाम रहते हैं। तो वैसे ही है, जैसे काइनेमेटिक्स जो हमने लीनियर पढ़ते थे, वहाँ पर सब क्या जाएंगे, एंगुलर आ जाएंगे, सिंबल बदल जाएंगे, लेकिन कहानी सबकी वही रहेगी जाकर के, तरीका सॉल्व करने का सबका उसी तरह रहेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी है, तो जैसे यहाँ वेलोसिटी पढ़ते थे, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के केस की बात करें तो दो तरीके से पढ़ते थे। अगर किसी रेंज में बोलता था भाई यहाँ से वहाँ तक गया, तो होता निकालते थे हम एवरेज। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलता था कि या किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहता था तो वो होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वैसे यहाँ भी होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहना है तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन इन गिवन टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर v रहता था dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहानी सबकी बराबर रहेगी, तो लिखेंगे द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in given time interval, the change of angular displacement in given time interval, or rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement। तो एंगुलर वेलोसिटी का
ऐसे ओमेगा लिख दे रहे हैं, दो बन गया जा करके। एक तो हो गया एवरेज, ओमेगा एवरेज में रहा जा करके डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा डेल्टा थीटा मतलब होता है जो बाद वाला रहता है उसमें पहले वाले वैल्यू को माइनस करते हैं, तो रहा थीटा 2 माइनस थीटा 1। और दूसरा रहेगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में तो ये रहता था टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाता था कि किसी गिवन टाइम इंटरवल क्या दिया जाता था, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाता था डी थीटा अपॉन डी टी। हेलो हेलो ठीक, आगे डिटेल में जाने से पहले इसको ये समझ लेते हैं यूनिट की बात। देखिए यूनिट की एंगल क्या रहती है रेडियन, और टाइम की क्या रहती है सेकंड। जैसे यहाँ वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड रहती थी, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। सब कुछ वैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। जैसे यहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर रहती थी, वेलोसिटी की रहती मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या हो गया रेडियन, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। वहाँ पर देखो एक्सेलेरेशन होता था मीटर पर सेकंड, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बस कोई अंतर नहीं रहता है। तो नीचे लिख लेंगे इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, लिखेंगे इट इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन इज अलोंग, एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब इसका कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए कोई भी बॉडी अगर रोटेट करेगी तो किसी के अलोंग रोटेट करेंगे। जैसे मान लो दरवाजा ही है भाई, इसको एक जगह पर फिक्स है, इसके ऐसे घुमा रहे तो ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई जो अर्थ रहती है वो क्या करती है भाई, सन के चारों तरफ घूमती है ऐसे, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है। अगर सन को हम सेंटर माने तो उसकी वो एक्सिस हो गई, सन की इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। अगर अपनी एक्सिस पर देखें तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो नॉर्थ साउथ से पास करती जा करके जियोग्राफिकल एक्सिस उसके अलोंग रोटेट करती है। मतलब ये किसी को भी देख लें भाई, किसी न किसी के अलोंग तो रोटेट करेगा ना, और वो जो एक्सिस आएगी उसी बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस। अब ये मान लिया जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ये, ठीक, और दूसरा मान लीजिए इसको इधर मान लेते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक। अब ओमेगा की जो वैल्यू आएगी भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अलोंग आएगी। अब ये ऊपर भी रहता है और नीचे भी हो सकता है। तो तरीका वही है कि अपना राइट हैंड देखेंगे, ठीक है, राइट हैंड देख के भविष्यवाणी नहीं करेंगे ठीक है, तुम सोचोगे अच्छा राइट हैंड देखें मतलब दिखाओ हाथ की रेखाएं,
तो इसमें क्या करना है, अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे जिधर वो मोशन में हो। कर्ल किया तो जो थंब आएगा वो हमें क्या बताएगा, ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा। जैसे इसमें देखा तो नीचे आया तो ये इधर आ जाएगा ओमेगा। इसमें देखेंगे अपवर्ड रहेगा तो ये रहेगा ऊपर तरफ ओमेगा हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बना लेंगे इसको, जो डायरेक्शन आएगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ हाँ, हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी प्लेन के परपेंडिकुलर पहुंच रही है, अगर यूनिफॉर्म जैसे प्लेन दे रखा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इतनी बात का मतलब क्या निकला। तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन सपोज करिए दे रखा है, ये 3t² प्लस 4t प्लस 6, ठीक है, कोई वैल्यू है, मान लो उसने कहा कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। अब हमसे पूछेगा भाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताए, तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी दो ही पूछेगा, या तो एवरेज पूछेगा या तो इंस्टेंटेनियस पूछेगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि एवरेज पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है? तो सिंपल से हमने वहीं पर बात की, अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो हमें बताएगा इस पॉइंट इस टाइम पर बताइए। जैसे इसी इक्वेशन में कहता है फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहा तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस, तो हम कर देंगे d θ/dt। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कहता है कि फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो देखिए क्या हो गया, रेंज हो गई है, 1 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में बताना है। तो हम मानेंगे भाई 1 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, बाद वाली पोजीशन में पहले वाली पोजीशन को हम माइनस कर देते थे। तो जो बाद वाला टाइम होगा उसमें पहले वाले टाइम की पोजीशन में माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फिर हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो लिखेंगे इफ़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, if angular displacement of rotating particle, if angular displacement of rotating particle is given as, लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 6। फाइंड its angular velocity, find its angular velocity from t is equal to 1 second to t is equal to 2 second। ठीक है, आगे लिखें एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकेंड। इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकेंड। हाँ
तो पहले का तुमने कहा 6 आया और दूसरे का ठीक, ये दे रखा है। देखो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहा तो हमें पता चलेगा भाई डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। अगर रेंज कह रहा है तो उसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज। ठीक है, अब देखिए कई बार जिस वैसे कर दिया भाई, तुम सोचोगे एवरेज कर दिया, तुम फिर दिमाग में चलेगा चाहे ऐसा दिया हो तो एवरेज। भाई देखो एवरेज हम कब निकालते थे, एवरेज अब तब निकालते थे जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती थी, उसी लिए तो करते थे एवरेज। और नॉन यूनिफॉर्म में हम इंस्टेंटेनियस भी करते थे। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है समय के साथ बदलता जा रहा है ना, जिस समय के साथ कांस्टेंट तो नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी आती, तो जब बदलता जा रहा है तो इसे हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो वही किया गया है। तो पहले हम वाले में निकालेंगे t इज इक्वल टू 1 पर, तो t इज इक्वल टू 1 पर थीटा 1 लिख देते हैं। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 1 करेंगे प्लस 6 रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, 13 रेडियन, यही रहा ना। फिर हम निकालेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसे थीटा 2 लिख देते हैं। तो 3, ये है 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 इंटू 3 12 हो गया, ये 8 आ गया, ये 6 रहा, 12 और 8 20, और ये 6 26 हो गया है। हाँ चेंज आएगा ना। अब बस निकाल लेते हैं। तो देखो एवरेज आएगा, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये रहता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 t2 माइनस t1। थीटा 2 की वैल्यू है 26, ये है 13, ये है 2 माइनस 1। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये ऊपर 13/1, तो देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई 13 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट फिर तो गलत आया तुम्हारा। तुमको जो हो तंजानिया का राष्ट्रपति बनाया जाता है। कॉमिक वगैरह जब पढ़ते थे तो वहाँ ऐसे ही होता था, बोलो राजा के यहाँ गए, बोलो राजा ने कह दिया तुमको इस देश का तुम्हें राजा बनाया जाता है। ऐसा लगता था पता ना कितनी धरती कब्जा की है, वो जहाँ मर्जी होता वहाँ का राजा बना देता था। पहले व्यवस्था ऐसी ही होती थी भाई, जो उस कहते हैं जो किंगशिप थी, तो उसमें जैसे पूरे इतना बना रखे हैं। अब जैसे उनका जो बहुत बड़ा अधिकारी है, जैसे मान लीजिए आप आजकल अगर सिनेरियो में बात करें, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सबसे बड़ा होता है, मुख्य सचिव, अगर सिविल सर्विसेज में जाओ। अब उसकी सैलरी गवर्नमेंट देती है अपने उसमें खजाने से। पहले क्या होता तो खजाने से नहीं देते, तो उसको कह दिया जैसे मान लीजिए जाओ इतने हमने इतने क्षेत्र का तुमको, इक्तेदारी प्रथा चलती थी। इक्ता क्या होता है, कोई ज़मीन का कोई हिस्सा उसे दे दिया था, बोले इससे जितना रेवेन्यू मिले उससे तुम्हारा वो, ठीक है। तो ये रहता था। तो वैसे आप कौन उसे हर साल अपने खजाने से उसको पैसा दे, तो भाई इतनी जगह है, जैसे मान लो कह दिया कि चलो मान लो तुम लखनऊ की जितनी इक्तेदारी हो तुम्हारी है, लखनऊ से जितना रेवेन्यू आए, सड़क पानी बिजली का वो सब तुम्हारा। तो वही कहानी है। तो एवरेज हमने क्या निकाला भाई, जो टाइम इंटरवल दे रखे हो उनमें निकाला हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल में इनिशियल को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो वही हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टाइम इंटरवल में। अब इसमें कह रहा है किसी t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर बताइए, तो ये रहेगा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे हम लोग। तो इंस्टेंटेनियस में क्या रहेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो करते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 60, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है 60 प्लस 4, यहाँ पर t इज इक्वल टू कह रहा है 3 सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 4, 6 3 जा 18 प्लस 4, वैल्यू हो गई 22 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ जाना है कब इंस्टेंटेनियस निकालना है और कब एवरेज निकालना है।
ठीक है। अब देखिए सिंपल से ये रहा, हमने भाई ओमेगा इज इक्वल टू निकाला थीटा अपॉन टी, क्या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो या डी थीटा अपॉन डी टी हो, ये कंडीशन पड़ी। अब यहाँ पर जो ओमेगा है वो डिपेंड कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है, टाइम पे। अगर मान लीजिए टाइम फिक्स रहा तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर। अब क्वेश्चन को समझिए, जैसे इसके पहले दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसके पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जैसे सेंटर था, माने ओ है, ये ए था और ये बी था। जब ओ से ये मान लीजिए सी तक गया तो यहाँ पर ये थीटा नॉट है और ये थीटा है। मान लो कोई पार्टिकल है, वो जैसा फिगर में दिखा रखा है उस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ज़्यादा बताने से बढ़िया है, कहते हैं पार्टिकल रोटेटिंग एज शोन इन द फिगर, चित्र में प्रदर्शित ऐसे घूम रहा है वो। अब हमें निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट इस रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ओ एंड बी। हम लोग ये पता करना है कि एंगुलर वेलोसिटी जब ओ के लॉन्ग देखें, जब एंगुलर वेलोसिटी बी के लॉन्ग देखें, तब इनका रेशियो क्या आएगा। लिखेंगे लैंग्वेज, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ as shown in the figure, as shown in the figure. Find the ratio of its angular velocity about the point O and B. ऑप्शन मान लीजिए बना देते हैं 1/2, दूसरा 2/1, यह आ गया 1/1, तीसरा मान लीजिए 0। हाँ सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, जितने चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, दोनों केस में समय तो नहीं बदलेगा ना, समय तो वही रहेगा, लेकिन अगर एंगल देखेंगे तो इधर जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, इधर वैल्यू कम रहेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रहेगा थीटा नॉट अपॉन टी, और थीटा नॉट जो आएगा अभी हम देख चुके हैं सेंटर पर जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस का डबल रहता है 2 थीटा, तो आएगा 2 थीटा बाई टी। और ओमेगा बी देखेंगे तो ये रहेगा थीटा बाई टी, और हम लोगों को डिवाइड करना है ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा बी, थीटा बाई थीटा टी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा 1, तो 2:1। इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है भाई, सीधी सी बात, हम वेलोसिटी में पढ़े थे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती थी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही ना। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बदल दिया तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बदल गई। दूसरा क्वेश्चन पहले समझिए क्या लिखना है, ठीक है। अब क्या किया गया, मतलब दो पार्टिकल हैं अलग अलग मास के, ये m1 है ये m2 है, ये ऐसे सर्किल में घूम रहे हैं जो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब होता है दोनों सर्किल का सेंटर एक ही रहेगा। तो ये मान लीजिए इधर सेंटर है O, तो ये मास m1 है, इसकी रेडियस r1 है, ये मास m2 है, रेडियस इसकी r2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमसे कह रहा है कि इनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताइए। अगर सुन तो लो अभी मतलब बदल दिया कि टाइम अलग अलग दे रखा है, अगर वो ये कह दे कि दोनों को जो एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो बराबर है, ठीक है।
अब एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई, और समय कह रहा है बराबर है, तो टी भी बराबर 2 पाई बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, दोनों की बराबर रहेगी, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। लिखेंगे लैंग्वेज, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, two particles of mass m1 and m2 are rotating in same direction in concentric circle of radius r1 and r2। फुलिश टॉप, फुलिश नहीं है, फुल स्टॉप है ठीक है, फुल स्टॉप। इफ दे कंप्लीट one rotation in same time, then ratio of their angular velocity will be ऑप्शन बनाते हैं। ये मान लो r1/r2 आया, मान लीजिए m1/m2 आया, तीसरा 1 आया, चौथा मान लीजिए m1r2 और इधर m2r1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है भाई ओमेगा = रहता है θ/t। अब थीटा भी बराबर है और टी भी बराबर है, जब थीटा और टी बराबर है तो इस दोनों जो ω1 आएगा वो ω2 के बराबर रहेगा, तो उनको डिवाइड करेंगे वैल्यू 1 आ जाएगी, या 1:1 हो जाएगा। हाँ, लीनियर वेलोसिटी v की बात अलग पहुँचेगी जा करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये हम लोगों ने कहा भाई ओमेगा = था θ/t। हम लोगों ने कहा अगर n नंबर ऑफ रोटेशन होते थे तो n नंबर ऑफ रोटेशन में जो थीटा की वैल्यू होती थी 2πn, नीचे क्या आ जाएगा t। अब देखिए ये क्या लिखा है n/t, n है नंबर ऑफ रोटेशन, t क्या है टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड हुआ जा करके, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड मतलब ये क्या हो गया फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो लिखा है नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, मतलब ये है फ्रिक्वेंसी लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n/t जगह फ्रिक्वेंसी रख दिया 2πf, यहाँ पर जो f है वो n/t है।
अब देखिए अंतर समझिए, अगर देखो अगर कहीं ओमेगा की यूनिट लिखी होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट, तो वो क्या लिखी होगी, रेडियन पर सेकंड। अगर कहीं उसने फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी तो क्या लिखा होगा, रोटेशन पर सेकंड लिखा होगा, ऐसे जैसे रेवोल्यूशन पर सेकंड या आरपीएस लिखा रहेगा या पर मिनट कहेगा। तो कई बार कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि ओमेगा की वैल्यू दे रखी है या n/t की वैल्यू दे रखी है। तो अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गए तो रेवोल्यूशन पर सेकंड लिखा होगा या जो भी टाइम दिया रहेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ओमेगा। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल लिखेंगे एक, a particle is rotating in a circular path with 0.5 revolutions per second, 0.5 revolution per second, then its angular velocity will be 2π। ठीक है, 0.5 पाई। ठीक है, और क्या कर दें, मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, मतलब ये हम लोगों को वैल्यू दे रखी है n/t की, n/t 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। निकालना हम लोगों को ओमेगा की वैल्यू है, तो आ जाएगा ये, मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी f, तो आ जाएगा 2πf। तो ये 2πf की वैल्यू रखी 0.5 इंटू 2 करेंगे 1 आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी पाई। तो ये आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट से पता चल जाएगा दे क्या रखा है। नेक्स्ट लिखिए, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ विद 14 रोटेशन, 14 रोटेशंस इन 22 सेकेंड, 14 रोटेशंस इन 22 सेकेंड, then its angular velocity will be 14 rotations, मतलब 1/4, 14 rotations in 22 seconds, then its angular velocity will be, मैंने कहा भाई 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया, 2 कर देते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2π कर देते हैं। तब देखो उसी फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, तो ये 2π n/t।
यही आ रहा था ना। तो रखेंगे, देखो 2 पाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखो कैलकुलेशन से पता चल रहा है, हमें रखना रहेगा। नंबर ऑफ रोटेशन 14 है, टाइम दे रखा है 22, 20 कैंसिल, इसको कट किया है 2 आ गया। तो देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो ये आ रहा 4 रेडियन पर सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही रहा। अब देखिए ये हम लोग पढ़ा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू रहता θ/t। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है फॉर 1 रोटेशन, थीटा की वैल्यू जगह 2 पाई और टाइम हो जाएगा कैपिटल T। हेलो, हाँ पहुँच गए। अच्छा हाँ ठीक है, सही दिख रही होगी। ठीक है, हाँ समय तो लग ही जाएगा। अच्छा देखो, नहीं तो फिर मथुरा में रुकने की व्यवस्था कर दूंगा, वहाँ रुक जाना। हाँ 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 ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता था, टाइम पीरियड रहता था, तो कैपिटल T हो गया। 2 पाई तो 360 रहेगा। मतलब इसका क्या होगा, कई बार ऐसा जैसे हमारा जो क्लॉक रहती है, घड़ी रहती है, ठीक है, अब उसमें भाई 3 नीडल रहती है ना, 1 सेकंड रहती है। सेकंड वाली नीडल को अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। मिनट वाली नीडल कितना समय लगेगा, 1 घंटे, भाई 60 मिनट हो गया। जो आवर वाली है उसको 24 आवर लगे जा करके। तो कई बार इन डिफरेंट नीडल के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ देते हैं क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग दे रखा है, जैसे पहले के लिए हमने कहा ω1, इसके लिए अब अलग कर देते हैं। तो ओमेगा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर अलग कर रहे हैं तो ω1 यहाँ ω2, तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर क्या जाएगा T1। तो जो जिनका टाइम पीरियड जैसा होगा उसका रख देंगे हम। एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, जो सेकंड की नीडल रहेगी, मिनट में ही बात करते हैं, तो उसके लिए देखो T आएगा T1, वो कितना आएगा 1 मिनट, 1 मिनट या 60 सेकंड। जो मिनट की आएगी इसका कितना आएगा 60 मिनट या 1 आवर। तो आवर में तो लाना है, मिनट में लाना है, या इसको हम कितना ले सकते हैं 3600 सेकंड, ठीक। अब इनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पता करना है।
तो ये देखो मिनट का टाइम पीरियड रख देंगे, मतलब ये इधर आ जाएगा T2, इधर आ जाएगा T1। तो ये देखो 60 मिनट, ये 1 मिनट, वैल्यू क्या आएगी 60:1। अगर मान लो सेकंड में भी रख के देखते हैं तब भी वैल्यू आएगी 3600/6, तब भी देखो कि वैल्यू कितनी आ गई 60:1। तो जिसका भी कहेगा दोनों को हम सेम में रखेंगे। ठीक, ये तो बात हो गई एंगुलर वेलोसिटी की। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अब उसी तरह रहेगा जैसे वहाँ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं क्या होता था भाई, एवरेज जैसे मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या ए बराबर होता था dv/dt, तो वो होता था इंस्टेंटेनियस। वैसे यहाँ भी रहेगा कि इसमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बार बार ज़्यादा आपको क्या लैंग्वेज लिखना, सीधे यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा मतलब हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर ही आएगा T2 माइनस T1। ठीक, और दूसरा जो रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी जाती है, तो T → 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इसको लिखा जाता है तो ये हो जाता है d ओमेगा अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। लिख लेंगे इसको। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, लिमिट लगा दी जाती है, टाइम इंटर बहुत स्मॉल रहता है, मतलब T → 0। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी रखा, तो डेल्टा की जगह पर इसको लिमिट हटाएंगे तो इसको लिखा जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। पहले तो अपनी वही यूनिट पे आते हैं, तो उसकी यूनिट एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखेंगे इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन
पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, इट इज एक्सियल वेक्टर, इट इज एक्सियल वेक्टर। हाँ भाई, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सियल वेक्टर आएगा। न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन एक, देखिए अ पार्टिकल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज with 4 रेडियन पर सेकेंड, क्लॉकवाइज with 4 रेडियन पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। ठीक, आफ्टर सम टाइम, या ऐसे लिखिए देन, आफ्टर सम टाइम लिखिए देन it start rotating, then it start rotating anti-clockwise, with 2 रेडियन पर सेकेंड for 3 सेकेंड। then its angular acceleration will be वैल्यू केवल बतानी है। अब देखिए कराने का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे हम लोग लिखेंगे भाई अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रहेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1। ओमेगा 2 मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, कितने से घूम रहा है 2 से माइनस, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब समस्या यहीं आती है, तो हम लोगों ने ये वेक्टर में पढ़ा था, अगर किसी एक को अगर हम प्लस मानते हैं तो उसके अपोजिट वाला किस में हो जाएगा माइनस। तो अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज को हमने पहले लिखा है, इसको हमने प्लस मान लिया, तो क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और टाइम में ऐसा कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो रहेगा 3 - 2 अल्फा। हाँ तो वही है, ये 1 आ गया, तो देखो वैल्यू कितनी आ गई 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान ये देना है, अगर ओमेगा की वैल्यू दे रखी है और अलग अलग डायरेक्शन देनी है तो आपको सीधे ऐड कर देना है। अगर सेम डायरेक्शन में होती है, वो कहते हैं पहले वो मूव कर रहा है 4 रेडियन पर सेकंड 2 सेकंड के बाद, फिर इसके बाद फिर मूव करने लगता है 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से, तब टाइम लगता है उसको 6 सेकंड। ठीक, तो बस उसमें हम फाइनल मैच, तो डायरेक्शन सेम, तो वो आसान रहता। फिर वो ये एवरेज रहा, ठीक है, वो तो तुम्हारे सामने का किसी को जो पॉजिटिव मान लिया, तो वो तो अब यहाँ हमने लिखा तो इसकी डायरेक्शन किधर आई, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या माना पॉजिटिव। इतना नहीं कहेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली नहीं सोचना है। ठीक है, देखो कंपटीशन का कहानी भाई, जो अपना कंपटीशन है वो 10+2 लेवल है कि नहीं है। 10वीं के बाद जब 2 साल पढ़ते हैं ना, 11 और 12, उसका लेवल है। अब बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकली सोचोगे तो फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। भाई सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे नॉर्मल लाइफ में अपने आप को, जैसे फ्रेंड सर्किल में या सोसाइटी में, रिश्तेदारी में, कई लोग ऐसे में जाते हैं, जैसे ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच जाते हैं, और जो ज़्यादा गहराई से सोच जाता है तुम अक्सर देखा बड़ा उदास सा रहता है। ठीक है, बड़ा दुखी सा रहेगा, अरे यार ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए अगर कोरोना आ गया वैसे हो गया तो यार क्या हो जाएगा, तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा अगर उसको प्रिसाइसली सोच लोगे तो परेशान ही रहता है इंसान। कंपटीशन वही वाला, हर क्वेश्चन को उतना समझने का प्रयास करिए जितना वो कह रहा है, जो नहीं कह रहा है उसको मत समझो, उसे समझोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
हर चीज़ को देखो, कहावत है ना कि कोई चीज़ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो अच्छाई को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, अगर कोई बुरा काम होगा उसको भी ऐसे एक्सप्लेन कर देगा, नहीं तो बहुत अच्छा काम है ये तो वही ध्यान रखना है आपको। अगर जैसा कह रहा है देखो वहाँ पर केवल वैल्यू पूछेगा, अगर प्लस माइनस लिखता मतलब +6 लिखा है -6 लिखा है तो फिर वो बताएगा ना कि हमने क्या कंडीशन दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो अक्सर जैसे देखते हैं स्टूडेंट, जैसे नॉर्मल ऐसे होता है कोई क्वेश्चन वैसा आ जाता है तो आते हुए क्वेश्चन ज़्यादा सोचने की वजह से गलत हो जाते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन वाला कर ही लोगे, अगर ओमेगा वैल्यू टाइम साथ चेंज हो रही होगी तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पता चल जाएगा, उसमें कोई टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो ये बात हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब देखिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई जो ट्रांसलेटिव मोशन में हम लोगों ने पढ़ा लगभग वही है, बस सिंबल चेंज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे ट्रांसलेटरी मोशन देखें हम, और यहाँ जब रोटेशन आ रहा है अब यहाँ पर देखो जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से लिखेंगे, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ओमेगा से लिखेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस रहता है, यहाँ पर थीटा रहेगा, यहाँ एक्सेलरेशन ए रहता है, यहाँ पर अल्फा रहेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन तो अपना यही काम चल जाएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं आता, तुम सोचो टाइम में अलग कर देंगे। यहाँ पर फोर्स रहता है तो यहाँ पर टॉर्क रहता है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम रहता है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम रहता है। ये हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़। तो आएगा फोर्स यहाँ पर लगता है, यहाँ पर रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम रहता है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे जो मास रहता है वहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नोट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक। दूसरा हम जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो जैसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन v = रहता है u + at, तो v की जगह रखेंगे ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा अल्फा, ये आ जाएगा t। दूसरी इक्वेशन होती थी s = ut + ½ at², s जगह आएगा थीटा, ये ओमेगा नॉट t, यहाँ जाएगा ½ अल्फा t²। थर्ड इक्वेशन होती थी v² = u² + 2as, तो इधर आ जाएगा ओमेगा², ये ओमेगा नॉट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा। ये थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे न्यूमेरिकल हम लोगों ने वहाँ पर पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा और कुछ नहीं कर कहते कि इतनी एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, इतने रोटेशन के बाद बताइए उसका क्या रहेगा, इतने रोटेशन मतलब थीटा की वैल्यू दे देगा,
इनिशियल वेलोसिटी देगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछ देगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहता है जा करके। इसमें जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत है तो उतना पता रहेगा तो ठीक रहेगा। ये मान लीजिए सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है। मान लीजिए यहाँ से कोई पार्टिकल चला पी और यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच गया P1 में कुछ टाइम टी के बाद। अब यहाँ पर पहुँच रहा है, देखो इसकी एक्स भी पोजीशन है और वाई भी पोजीशन दे रखी है, तो रेडियस यहाँ भी रेडियस तो आर ही रहेगी, एंगल क्या हो जाएगा थीटा। निकालना ये हम लोगों को, जैसे हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल अगर जरा भी कर्वेचर मिलेगा उसे तो तब तक वो कर्व पाथ में नहीं मूव कर सकती जब तक उसको सेंटीपिटल फोर्स या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ना मिले। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी और डायरेक्शन क्या आएगी, बात इसकी करते हैं। ठीक, अब जैसे ये पी पॉइंट पर पहुंचा तो पी पॉइंट पर जो इसका पोजीशन आ रहा है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो पी पॉइंट पर देखो एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, तो अगर देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें हम पी पॉइंट पर, तो देखो आर है, इसके अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर लिखा हम लोगों ने आर कॉस थीटा, ये हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, प्लस ऊपर जो पहुँचेगा जा करके ये आर साइन थीटा जे कैप। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई ओमेगा इज इक्वल टू रहता है थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी, जहाँ थीटा लिखा हुआ ओमेगा टी लिख देते हैं। तो देखिए पोजीशन वेक्टर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, इधर हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगी हमें वेलोसिटी डी आर पाई डी टी आर। कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है, तो माइनस साइन इधर लगा दिया, इधर ओमेगा हो गया साइन ओमेगा टी आई कैप। साइन ओमेगा टी का रहता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आर, इधर लिख देते हैं। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता था ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा देखो फिर बाहर आएगा, ओमेगा यहाँ पर लिखा है तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। यहाँ देखते हैं कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस लग गया ओमेगा बाहर आ गया ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये लिखा हम लोगों ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर अंदर जाएगा, ये रहेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस माइनस से 12 के प्लस हो गया, इधर रहा आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब देखिए ये जो वैल्यू लिखी है ये आर पी लिखा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर पी। आर पी क्या उसकी पोजीशन थी, ठीक है, पोजीशन इसकी क्या है ओ से पी की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसके किसके आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर लगेगा जा करके अलोंग द रेडियस है, इसलिए बोल दिया जाता है इसको रेडियल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ है इसलिए बोल दिया जाता है इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो मतलब अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर एक एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन में अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आएगा। तो वो जो एक्सेलरेशन रहेगा सेंटर की तरफ है इसलिए बोला जाएगा इसके सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अलोंग द रेडियस है तो बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, लिख लेंगे इसको। एक मुंशी प्रेमचंद की कभी आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, डॉक्टर चड्डा, पढ़ा है? हाँ, तो उसमें रहता है ना कि एक भाई इंसान रहता है, उसका बच्चा मतलब बहुत बीमार रहता है,
तो डॉक्टर साहब के यहाँ शाम टाइम पहुँचता है। डॉक्टर साहब बहुत बिजी, उनका टाइम बिल्कुल फिट रहता है कि इतने बजे उनको बैडमिंटन खेलने जाना है। अब उसी समय पहुँच गया। उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, मतलब सब जगह दिखा चुके थे, तो उन्हें लगा कि यार एक बार वहाँ दिखाया और 7 बच जाएँ। तो डॉक्टर साहब बिजी थे, उन्होंने कहा नहीं आज नहीं, कल आना, ठीक है, आज हम बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो चले जाते हैं और वो बच्चा उनका एक्सपायर कर जाता है, उस इंसान का। समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद अब डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप काट लेता है, ठीक है। अब उनकी कहानी होती है, सब चारों तरफ दिखा चुके होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब वो जो इंसान था वो मतलब ये जो सांप का जैसे झाड़ने फूकने वाले काम होते हैं ना, वो यह जो भी जड़ी बूटी रहती है वो जानता था। अब उसे ये लगता है कि भाई हमारे बेटे को तो इन्होंने देखा नहीं था, तो हम इनके बेटे के पास क्यों देखने जाएं, जब जो दुख हमने सहा है तो डॉक्टर साहब भी तो झेलें कि क्या होता है। तो लोग फिर उसकी अंतरात्मा नहीं मानती है, वो जाता है, ठीक करता है, चला आता है। बाद में वो कहानी ऐसे लंबी चलती रहे, तो बाद में डॉक्टर साहब को पता चलता है नहीं ये वही इंसान है जिस इंसान को हमने देखने से मना कर दिया, जिसके बेटे को। तो कहानी का मतलब होता है ना, लोग फिर उसे स्कूल में बताया जाता है इस कहानी से आपने क्या सीख ली, ठीक है कि नहीं। बाद में होता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जैसे रहता है भाई, जो भी आप इसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं तो आप उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, है? अच्छा, हाँ। तो जैसे कई ऐसी चीज़ें होती ना, तो जब आपके रियल लाइफ में ऐसा कुछ घटना घटती है, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, जिसमें मेरा भैया है तो उसकी आँखों में प्रॉब्लम रहती है। तो उसको क्या हुआ, जैसे यहाँ खूब दिखाया, कानपुर लखनऊ में सब चलता रहा, दिखाओ तो सब जगह दिखा लिया। उसमें जैसे सबका कंक्लूजन ये निकला कि भाई उसके आई का जो फ्लूइड है वो सूख रहा है, धीरे धीरे करके जैसे आप एज रहेगा वो सूख जाएगा तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा भाई इसका इलाज क्या है, बोले इलाज कुछ नहीं है, दवा आप खाते रहिए। अब दवा खाते रहे, लेकिन असर तो कुछ समझ में आए, असर कुछ आए ना, पता नहीं। जिस डॉक्टर ने, चाहे प्राइवेट में चले जाओ, और सरकारी तो बात ही छोड़ दो, प्राइवेट में जाओ तो वहाँ भी पहले ये जांच कराओ, वो जांच करो, फिर उसमें आप परेशान रहे। सुबह अगर 11 बजे गए तो 3 बजे आप फ्री हुए, फिर निकल गया, अब एक झोरा दवा बांध दी, ठीक है। अब ले जाओ उसको, अब सुबह वो दिन भर कभी किसी को डाल रहा है, किसी को खा रहा है, किसी को डाल रहा है, ऐसे मतलब ढेर भर रखे थे, टेबल पे ऐसे रख लेते थे और कर रहे हैं। अब जैसे कई लोगों ने सजेशन दिया कि आप इधर उधर परेशान होते हैं, आप एम्स दिल्ली में एक बार ट्राई कर लो। अब उसमें ये पता चलता है ना भाई वहाँ तो बहुत लाइन लगती है, जुगाड़ लगानी पड़ती है, ऐसे होगा नहीं। तो हमारा ही मन हो जाता था यार कहाँ जुगाड़ लगा, यहाँ बताओ, वो तो पूरा देश के लोग पहुँचते हैं वहाँ, तो प्रधानमंत्री उसी में दिखाते हैं। तो यहाँ जुगाड़ें नहीं लगती हैं PGI वैसे सरीके इंस्टीट्यूट में, तो एम्स में कहाँ से लगेगी। तो हमने कहा छोड़ो। फिर एक दिन ये हुआ, जब दिक्कत बढ़ने लगी तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है। तो ट्राई कुछ नहीं किया हमने, उसमें जैसे प्रोसीजर था ना कि भाई रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के 1 हफ्ते के बाद उन्होंने टाइम दे दिया। लोग बोले भाई 2-2 महीने, 3-3 महीने, साल भर वेटिंग चलता है। तो पहले तो ये होता भाई साल भर वेटिंग आएगी तो उससे क्या मतलब है। आया भाई 1 हफ्ते बाद आ गया, तो सोचा पता नहीं कैसे दिखाया जाएगा वहाँ पर। तो गए वहाँ पर, वो तो वहाँ गए, सुबह 6-7 बजे पहुँच गए, और पता चला 7 बजे इतनी लंबी लाइन लगी है, हज़ारों आदमी। बोला ये तो यार शाम को नंबर आएगा। अब शाम से लौट के घर भी तो आना होता है, ये वो तो इंसान लगता है अरे दिल्ली में आए हैं, उसके बाद कब घर लौटेंगे और रात भर फिर चलें। लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट उन्होंने कर रखा है बड़ा आसान है। किसी भी, अगर कोई भी किसी भी पेशेंट को केयर टेकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो अंदर स्टाफ लगा हुआ है, जैसे आपका नंबर आएगा, आपका विंडो जिसमें शो होता है, आप उसी विंडो में पहुँचेंगे, जा करके आपको बता देगा आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ तरह ढूंढते रहोगे ये विभाग कहाँ है, ये विभाग, ये विंडो नंबर कहाँ है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है आपको पकड़ के वहीं पर जाके खड़ा कर देगा, ठीक है, कि ये है, और उस डॉक्टर को बता देगा सर इनका नंबर है। डॉक्टर जो अब वहाँ पर ट्रीटमेंट सब फ्री है, कुछ लगना तो है नहीं आपका। जो भी उन्हें जांच करनी होगी, ठीक है, ये जांच करनी है, तुरंत वो जो भी इनका असिस्टेंट रहेगा उससे कह देगा इनको जाकर वहाँ पर इनकी जांच करके ले आओ। ऐसा नहीं आप उससे कह देंगे लिख दो जाकर जांच करा लो, जाकर तुम ढूंढ रहे हो कहाँ है, और यहाँ पर फिर खड़े हो जाओ लाइन पे कि ये इनका पहले पर्चा कटवा लें, बिल दे दें, और वहाँ लगी ये लाइन, वो कहेगा अपनी फ़ोटो कॉपी ले आओ, फिर तुम फ़ोटो कॉपी के लिए भागो, फिर कहेगा फिर 2 जगह 2 रुपया जगह तुम 10 रुपया दो तो तुरंत फ़ोटो कॉपी कर देगा, नहीं तो खड़े रहो लाइन में। मतलब ये है कि किसी अटेंडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं अंदर ही आपको जितनी भी जाँचें होंगी वो कर दिया। इसके बाद फाइनल फिर मिला करके उन्होंने चेक कर लिया, दवा बता दी और निकाल के फिर आपको बाहर कर दिया, ख़त्म काम।
मतलब 8 बजे जो इंसान वहाँ पहुँच के जाकर के, अभी जैसे फ़ोन आया तो 11 बजे वो फ्री हो गए, 3 घंटे में इतना सब कुछ करके आ गए। तो जैसे अब तो मतलब समय हो गया 1-2 महीने से दिखा रहे हैं, तो रिलीफ भी है। और उन्हें जैसे होता है ना कि भाई कई स्टेप में चलते हैं, बोले पहले इससे नहीं आराम मिलेगा, फिर ये देखेंगे इससे नहीं आराम मिले, तो मतलब आराम है उनको, अब काफ़ी आराम है। तो वही कहानी याद आती है डॉक्टर चड्ढा वाली। यहाँ चले जाओ कभी भी आप PGI में जाओ तो बहुत बड़ी जुगाड़ चाहिए किसी मंत्री से, फिर डॉक्टर ये कहता है बहुत नेता बनते हो। या तो तुम नेता की बात ही मत मानो, अपने सिस्टम से काम करो, तो नेतागिरी की ज़रूरत क्यों पड़े। ठीक है, अब तुम KGM में चले जाओ, KGMC में चले जाओगे तो बिल्कुल ऐसी अव्यवस्था चलती है जैसे मतलब जैसे नहीं वो रहते हैं गिद्ध रहते हैं, जगह जगह से खा रहे होते हैं, जा करके भगदड़ मची होती है, यहाँ चले जाओ वहाँ चले, ये चले, तो कोई सिस्टम नाम का कोई मतलब ही नहीं जा करके। उसी में कोई आया, एक सिपाही आएगा, जय हिंद साहब ठोकेगा, आपने पकड़ कर किसी को जाकर दिखा के चले, तुम खड़े रहो जाकर के वहीं पे जाकर, फिर लगेगा यार चलो हम भी किसी से पूछते हैं जाकर के, फिर तुम किसी को बुलाओगे, कोई डॉक्टर रहेगा या जो भी जिसकी पहचान, फिर वो दिखाया जा करके। अगर यही एक सिस्टम ऐसा ही बना रहे तो किसी को कोई प्रेशर देने की ज़रूरत ना पड़े और काम जो है आसानी से होता रहे जा करके। तो वही है, तो ओवरऑल जैसी कहानी है ना कि आप अगर कंस्ट्रक्टिव माइंड है पढ़े लिखे इंसान का, अगर कंस्ट्रक्टिव माइंड है तो सही काम करेगा, और डिस्ट्रक्टिव माइंड है तो फिर एक्सप्लॉइट करेगा वो कि 2 रुपया फ़ोटो कॉपी 10 रुपया दो तो तुरंत हो जाएगी। तो मुझे याद है कि 2013 रहा होगा, मैं कभी जैसे इन्हीं से बचता हूँ सरकारी सिस्टम जाने से, ये हुआ कि नहीं वहाँ दिखा लो, KGMC में दिखा लो, एक जो है न्यूरो के डॉक्टर हैं बहुत होशियार हैं, तो हमने चलो भाई दिखा लेते हैं चल के। तो अब गए, मेरे ख्याल से दिवाली आने वाली तो उसके पहले की बात थी, तो पता चला उन्होंने देखा, फ़ोन जिन्होंने कहा था वहाँ दिखा लो, उन्होंने फ़ोन किया तो भाई उन्होंने चलो देख लिया। उन्होंने कहा ये जांच करा लो, EEG करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मैंने कहा चलो होता होगा भाई। आए भाई EEG पहुँचे थे, जो न्यूरो डिपार्टमेंट, पता चला जितने खड़े हैं सब EEG कराने के लिए खड़े हैं जा करके। तो हमने क्या रहा ऐसे तो उल्टा के फंस गए, एक तो इंसान का तुम एहसान ला दो कि देखो हमने तुम्हें दिखवाया और तुम यहाँ परेशान हो। तो हमने क्या, अब ये हुआ कि चलो आए तो दिखाई लेते हैं भाई क्या रिजल्ट निकला, तो ये भी लगता है डॉक्टर साहब को भी चेक कर लेंगे उनका क्या एजम्पशन है। अब वहाँ कोई नंबर नहीं, बोले आपका नंबर, बोले कब आएगा वो कुछ पता नहीं है, बस पर्चा जमा कर दो, जब आएगा तो आपका नाम बुलाया जाएगा। अजीब बात है। फिर हमने उनको फ़ोन किया जिन्होंने मुझे भेजा था, तो हमने कहा ऐसे तो हम खड़े रहेंगे, तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने वही चौक में पड़ा था, चौक के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इंस्पेक्टर को उन्होंने भेजा, बोले जाके उनको देखो, इंस्पेक्टर ने अपने सिपाही को भेजा। ठीक है, तो आया तो उसने पूछा कि आप हो, उन्होंने कहा हाँ मैं, तो उसने कहा ठीक है। वो अपना उनका पर्चा बनवा के पर्चा लिया और जाकर जहाँ कराता था वहीं जा कर के पकड़ा दिया, बोलो सलूट होगा, बोलो जैन साहब इनको देख लीजिए। बोले ठीक है, वो गए, तुरंत उसने EEG कर दिया, उतनी देर खड़े थे, फिर आके फिर जो भी तो डॉक्टर ने फिर देखा, डॉक्टर बिजी हो गए, तो अपना ये हुआ कि हमारे घर में आ जाओ, फिर उन्होंने घर पे देख लिया जा करके। हालांकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कहने का मतलब ये है कि उसने से काम के लिए आपको जुगाड़ लगानी पड़ी। तो कई बार जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, जैसे दूसरे से फिर कहे यार इतने से काम के लिए तुम जुगाड़ लगा रहे हो, तो उसे बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन जब आप परेशान खड़ा होता है लगता है यार इससे बढ़िया कर ही लो। तो ये सिस्टम चलता है। तो एक्सपीरियंस मतलब ये है कि कोई भी जैसे अक्सर कहते हैं ना, पढ़ा लिखा इंसान है अगर कंस्ट्रक्टिव माइंड होगा तो ऐसे सिस्टम को चलाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही अगर उसमें फंसे रहेंगे तो सब परेशान रहते हैं, वो खुद परेशान। ऐसे यहाँ पर चले जाओ, ऐसे ना डॉक्टर बहुत सुकून से बैठे रहते हैं। अब एक पता चला 10 बाहर खड़े हैं इंतजार करने के लिए, किसी का फ़ोन आ गया, उनको देख लो भैया कौन है, उनको दिखा लो, फिर दूसरे भी खड़े हैं जाकर, उसे लगता है, फिर उसके अंदर आत्मा जाग जाती है, बीच बीच में अंदर आत्मा जागती रहती है कि अरे यार नहीं हमें कुछ तो ईमानदारी से करना चाहिए। फिर क्या भाई कितने लोग बचे हैं, फिर वो थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करता है, तो खुद परेशान हो जाता है, फिर वो झुंझलाहट सी होने लगती है उसको, फिर वो कुछ नहीं करता, तुम्हारी शकल तरफ देखेगा नहीं, हाँ क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, हाँ दवा लिखना शुरू कर देगा, ठीक है हफ्ते भर दवा ले जाओ, फिर जैसा हो बताना, ये जाँच करा के ले आना, बस तुम्हें लिख देगा। फिर वहाँ जाओगे, ढेर बार जाँचें रहेंगे जाकर, निकलेगा कुछ नहीं उसका फिर। तो ये है उसका कंक्लूजन। और दवाएं यहाँ भी वही चलती थी, दवाएं वहाँ भी चले, साल्ट की अगर बात करोगे तो दवाएं वहीं भी हैं, लेकिन उनमें आराम दिख रहा है, और यहाँ पर झोरा भर कैसे दे देते थे और तुम करते रहो, कोई आराम नहीं दिखता था। चलिए, तो बात ये आ रही, देखो हमने कहा कि भाई ऐसा एक्सेलरेशन जो उसके सेंटर की तरफ है उसे बोलेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, अलोंग द रेडियस है तो बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो नीचे लिखेंगे the acceleration which is directed towards the center
or along the radius is called centripetal or radial acceleration. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है आर ओमेगा स्क्वायर, या इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कह देंगे आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। माइनस बता दिया गया ना भाई, अलोंग द सेंटर रहेगा, ठीक है, उस माइनस साइन का लिख दिया गया, बार बार उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियस के अपोजिट, रेडियस रहेगी सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, और ये रहेगा रेडियस के अपोजिट, मतलब टुवर्ड द सेंटर। अब बाकी जितने हमने ओमेगा के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, क्या देखा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी रहता था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता था, वो वैल्यू रख देंगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बस कुछ नहीं करेंगे, इस मास को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी हम लोग डिराइव करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। कितना पता होगा, एच वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई आर, तो वैल्यू रखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर पहुँच जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v और ओमेगा में रिलेशन देखना है, लीनियर वेलोसिटी v रहा, ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहा। ये O है, ये P है, ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा जाकर के P1 एंगल थीटा, ये रेडियस R है, और ये इसने डिस्टेंस कवर की। अब यहाँ देखेंगे तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर की वैल्यू एस है ये, और रेडियस आर है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो देखो एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर थीटा। अब समय के साथ देखिए जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, देखो एस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो जो वेरिएबल हैं एस और थीटा हैं, तो टाइम साथ इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी एस अपॉन डी टी, आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर v इज इक्वल टू ये आता है ओमेगा क्रॉस आर।
ठीक। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो जैसे ये रहता था ए क्रॉस बी अगर किया, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मान लीजिए सी आ रहा है, क्या होता था, जो सी आता था वेक्टर ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता था। ठीक, क्या इससे निष्कर्ष निकलता था, इससे अब ये निकलता था अगर इस सी का इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करें कितना आता था, 0, है कि नहीं। एक साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो वही यहाँ भी होगा, यहाँ पर जब वेलोसिटी v आएगी वो इन दोनों वेक्टर ओमेगा और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसको ऐसे समझिए, ये जैसे मतलब हाथ को इसको सर्किल मानते हैं, ठीक। तो अब रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, ये रहेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग आएगी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक। अब जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी जैसे मतलब ऐसे बनाए हम, ये है, तो ये तो एंगल इसके लॉन्ग ओमेगा हो गया, ये क्या हो गया आर, ओमेगा और आर कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो ए बी साइन थीटा करेंगे, साइन 90 हो जाएगा 1, तो आर इंटू ओमेगा लिखा हुआ है ये। अब जब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन रहती है इसके टेंजेंट, ठीक है, मतलब ये जो अपना हाथ है इसके टेंजेंट मतलब इधर आएगा, ये ऐसे गया ना, और ये देखो इसके रेडियस के भी परपेंडिकुलर है, और ये रखा है इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अपनी फिंगर को अगर टेंजेंट माने तो ये देखो कैसे हैं परपेंडिकुलर पहुंचा जा करके, मतलब ये है कि आपस में यहाँ पर सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करें हम ओमेगा के साथ में तो कितना आ जाएगा 0। वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके आर के साथ में, तब भी कितना रहेगा 0। तो ये ध्यान रखना है, तो नीचे लिखेंगे तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स ओमेगा एंड आर। वेक्टर ओमेगा बना देंगे, वेक्टर ओमेगा एंड वेक्टर आर, उसके ऊपर वेक्टर साइन बना देंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल का मतलब हो जाएगा 80 और एंगुलर का हो जाएगा अल्फा। तो इसी में देखते हैं v इक्वल टू हम लोग आर ओमेगा पड़ रहा है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dB अपॉन dt, इधर आएगा d ओमेगा बाई dt, ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा अल्फा, 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। अब वापस उसी पे आते हैं, हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, ये था mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब v इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या रहता है r ओमेगा, तो ओमेगा को अगर रिप्लेस करेंगे तो v बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mr ओमेगा की जगह रखेंगे तो रहेगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे कट कर दिया था, तो यहाँ पर हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल गया था mv स्क्वायर बाई आर। अब यहीं पर देखते हैं, जैसे रेडियल ऐसे या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा था आर ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ जैसे ओमेगा की वैल्यू हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा ना, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हटा दिया,
तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया, v²/r। अब इसी में देखिए ये लिखा है r⍵²। अब इसमें हम क्या करें कि r को हटाएं, ठीक है। ये जैसे लिखा है v = r⍵, तो r = क्या हो जाएगा, v/ω। तो यहाँ देखिए AC = v/ω या ω², ये हटा दिया, तो देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC = आ रहा है v⍵। तो कई बार फॉर्मूले लिखे रहते हैं, आपसे पूछ देते हैं कौन सा सही है, बाकी सब तो सही कर ले जाते हो, जब ये लिखा होता है v × ω तो फिर नहीं समझ में आता क्या होगा। यहाँ पर लिख लेना जो सेंट्रीपिटल फोर्स में, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ, ये जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा हम लोगों ने, ये रहा mv²/r। यहाँ जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताना इसलिए चाह रहे हैं जैसे मतलब एक सर्किल ऐसे बना है और दूसरा ऐसे बना है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। ऐसे मतलब सर्किल ऐसे बना है, तो इस पहला सर्किल, ये दूसरा, ये इस तरह ऐसे, दूसरा ऐसे दे रखा है, कर्व पाथ है, ऐसे जो मोड़ है वो ऐसे दे रखा है, एक ऐसे कर्वेचर है, दूसरा ऐसे कर्वेचर है, किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। पक्का है ना फर्स्ट, क्योंकि डाउट है। हाँ, अगर मान लो इसको ऐसे कर, तीसरा चलो ऐसे कर दिया, अब किसका ज़्यादा रहेगा, थर्ड का। ध्यान ये रखना, देखो इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें जैसे बताया नहीं जाएगी, कई जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे वहाँ पूछ दिया जाता है कि बताइए, आगे हम देखेंगे नॉर्मल एक्शन कहाँ ज़्यादा है, थ्रस्ट ज़्यादा है कहाँ, या किधर फोर्स की वैल्यू कम है ज़्यादा है, इसे पूछा जाता है। अब देखिए अगर ये ऐसे बना है, इसका मतलब ये है, देखो इसका जो सर्किल बनेगा बहुत बड़ा बनेगा ना जा करके, ठीक है। ये बना है, इसका सर्किल क्या देखो छोटा बनेगा जा करके, ठीक है। और ये क्या है, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे चलते चला जाएगा जा करके, इनफाइनाइट रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, ये प्लेन मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी कह दी जाती है, इनफाइनाइट। अगर 1/∞ करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। 1/r किया, वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पर अगर देखेंगे mv²/r करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो तभी लगेगा जब थोड़ा कर्वेचर होगा, कर्वेचर है ही नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से लगेगा। तो इसमें कितना लग रहा है, 0। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना है कि रेडियस नहीं है, एक्चुअली में हम ये सोचते हैं जैसे दिमाग चलता है रेडियस चलता है, वो रेडियस नहीं है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो कर्वेचर अगर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। अगर वो स्मॉल है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल रहेगी जा करके। तो ये मतलब है उसका। तो ऐसे बना लेना, कभी दिमाग में आएगा, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यही रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, या ज़्यादा कर्व तो इसका ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे R1
विल बी ग्रेटर देन R2। और इसमें भी अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा R3 की रहेगी, फिर R1 की रहेगी और फिर सबसे कम R2 की रहेगी, अगर स्ट्रेट लाइन में देखें हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल या बॉडी अगर कर्व पाथ में मूव करेगी तो उसे क्या चाहिए होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं रहता है, वहाँ पहले से जो भी फोर्स मौजूद होगा वही काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। भूत वाली कहानी समझो, भूत अपने आप में थोड़ी ना कुछ कर पाता है, किसी के अंदर घुस जाता है, फिर जो काम करना होता है वो करता है। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कराएगा, पहले से जो फोर्स मौजूद होगा वही काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और फिर कर्व पाथ मूव करना है तो मूव करेगा वो। तो लिखेंगे इफ ए बॉडी मूव इन कर्व्ड पाथ, then there will be requirement of centripetal force. There will be requirement of centripetal force which will be provided by the force already present, जो पहले से मौजूद होगा। वही फोर्स काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तरह। जैसे हम अगर कर्व पाथ में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा? फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। रस्सी से किसी पत्थर को घुमा रहे हैं तो रस्सी जो तनाव आएगा, टेंशन आएगा, वही काम करने लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, इसके आगे कल फिर पढ़ेंगे हम।